मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव भूगोल के सिद्धांतों में परिचय की बात करेंगे। मानव भूगोल के अध्ययन के दो पहलू, एक है प्रकृति नेचर और दूसरा है मानव ह्यूमन। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कृषि भूमि को जोतता भी है, मकान भी बनाता है, चट्टानें तोड़कर पत्थर प्राप्त करता है, लकड़ी की पूर्ति के लिए पेड़ काटता है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को भी बदल देता है। दूसरी ओर प्रकृति भी उसके क्रियाकलापों को कहीं नियंत्रित करती है, तो कहीं सहयोग भी करती है, तो कहीं बाधाएं भी उत्पन्न करती है। प्रकृति और मानव दोनों का एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, रिलेशन है। मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंध की जो व्याख्या होती है उसको ही मानव भूगोल कहते हैं या मानव भूगोल है। मानव भूगोल का उद्देश्य भौतिक परिस्थितियों तथा मनुष्य के कार्यकलापों के मध्य अंतर जो संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, का अध्ययन करना है। भौतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम प्राकृतिक वातावरण को देख सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण के अलावा स्थिति, लोकेशन, धरातल, मिट्टियाँ, खनिज, जल राशियाँ, ये जलवायु कैसी पाई जाती है आदि तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। जबकि दूसरी ओर मानवीय क्रियाओं में मनुष्य के आर्थिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, जिनके द्वारा वह पर्यावरण में रहकर अपना जीवन को सुखी बनाने के लिए अनुकूलन, एडप्शन या उनमें मॉडिफिकेशन करता है, रूपांतरण करता है। दूसरी ओर मानव स्वयं भी वातावरण की शक्तियों को प्रभावित करता है और एक विशिष्ट नया सांस्कृतिक वातावरण की रचना करता है। इस प्रकार मानव भूगोल का लक्ष्य प्रकृति सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है और एक विशिष्ट नया सांस्कृतिक वातावरण बन जाता है, रचना होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल का लक्ष्य प्रकृति रम्य सांस्कृतिक वातावरण के मध्य प्रक्रियाओं का विवेचनात्मक अध्ययन करना है, जिसे कुछ भूगोलवेत्ता कार्यात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशनशिप की संज्ञा देते हैं। सामान्यतः भूगोल को हम दो मूल सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का, प्रिंसिपल और एक्टिविटी। दूसरा है सार्वभौमिक एकता का, प्रिंसिपल और टेरिस्ट्रियल यूनिटी। मनुष्य एवं प्रकृति पर्यावरण की अंतर संबंधता को देखते हुए मानव भूगोल में एक और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसे वातावरण समायोजन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट विद एनवायरमेंट का नाम दिया है। तीनों सिद्धांत, पहला क्रियाशीलता का, दूसरा सार्वभौमिक एकता का, तीसरा समायोजन का, को अलग अलग रूप में देखकर हम अलग अलग तरह से इसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बहुत से विद्वान इस सिद्धांत को परिवर्तन या विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो भी चीज़ें हैं प्रकृति में आपको जो नज़र आती हैं वो सब बदलती हैं, समय के अनुसार उसमें कोई कोई परिवर्तन आ जाता है। बड़े बड़े चट्टानें भी होती हैं, चाहे आपके पर्वत पठार मैदान हैं, वो भी एक दिन समतल रूप ले लेते हैं। तो मतलब ये है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। हर क्षण हर पल प्रकृति में परिवर्तन आता रहता है। इस नियम के अनुसार विश्व के सभी जड़ चेतन पदार्थ, चाहे वो भौतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, सब में परिवर्तन होता रहता है। उन पदार्थों की स्थिति, आकृति और अवस्था में क्रियाशीलता की क्षमता पाई जाती है। यह क्रियाशीलता उन्नति अथवा अवनति दोनों दिशाओं में संभव है। वास्तव में कोई भी वस्तु इस तरह अवस्था में नहीं है। क्रियाशीलता को पॉजिटिव में ले सकते हैं और नेगेटिव में भी देख सकते हैं। प्रकृति में भी क्रियाशीलता से विकास भी होता है, मतलब स्थापना भी होती है और विनाश भी होता है। प्रोफेसर ब्रुंज ने परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को बताया कि हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं
हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, एवरीथिंग, वो सब की सब परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उसमें विनाश हो रहा है या ह्रास हो रहा है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, चूंकि पृथ्वी के भौतिक और मानव तत्व निरंतर परिवर्तनशील हैं। अतः इस दृष्टि से उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने इंग्लिश में भी बताया है कि एवरीथिंग अराउंड अस is in a state of change. Everything is either growing on it, decreasing. Nothing is really stable. Geographical phenomena, both physical or human, are in a state of perpetual change and must be studied from that point of view. इस प्रकार हर चीज बदलती है। तो इसमें बदलने के लिए दो शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति है भौतिक, फिजिकल, और दूसरी शक्ति है सांस्कृतिक। इन शक्तियों में बाह्य और आंतरिक शक्तियां हैं। एक आंतरिक पृथ्वी के अंदर की इंटरनल फोर्स होती है, एक आउटर फोर्स है। सार्वभौम एक सूर्य शक्ति है, पृथ्वी की गतियां हैं। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा में पाई जाती है, सूर्य में पाई जाती है और पृथ्वी में पाई जाते हैं, और इनसे ये बैलेंस बना हुआ है, एक दूसरे पर टिके हुए हैं। ये ब्रह्मांड में सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैविक शक्तियां होती हैं, सांस्कृतिक शक्तियां। इन शक्तियों में मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पृथ्वी पर क्रियाशीलता इस बात से स्पष्ट होती है कि पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पर घूमती है तथा अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात, वार्षिक गतियां, ये सब ऋतुएं, ये सब घटनाएं इसी से होती हैं। सूर्य ताप के कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। गर्मी और ठंड की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं कहीं पर ठंड है, और इस पर वायुदाब का भी प्रभाव पड़ता है। वायुदाब के कारण ही हवाएं चलती हैं, वायु का संचार होता है। कहीं हवाएं धीमी चलती हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा तूफान बवंडर चलते हैं। वो सारा का सारा वायुदाब पर निर्भर करता है। प्रत्येक क्षण बढ़ती हुई वनस्पति की लंबाई को हम नाप सकते हैं कि सप्ताह माह में उनकी कितनी वृद्धि हुई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य का जीवन पहले बाल्यावस्था में होता है, फिर प्रौढ़, फिर वृद्धावस्था, होते होते निरंतर ये प्रक्रिया चलती है। ध्यान देने की बात है कि विकास की यह प्रक्रिया प्रकृति के चेतन पदार्थों में भी नहीं, जड़ पदार्थों में मिलती है। उदाहरण के तौर पर नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर अपने जल को मैदान प्रभावित करती हैं, समुद्र में विलीन हो जाती हैं। नदियों के जल से पर्वतों से जो चट्टानें हैं वो टूट टूट कर तलछट के रूप में मैदानों में जमा हो जाती हैं, और जो ऊंचे नीचे भाग हैं वो धीरे धीरे समतल हो जाते हैं और एक सपाट मैदान का निर्माण होता है। एक और समुद्र का पानी वाष्प बनकर पर्वतीय भागों में इनके रूप में ग्लेशियर के रूप में जम जाता है, तो दूसरी ओर तापमान के कारण वो ग्लेशियर वापस पिघल कर पानी का रूप ले लेते हैं और वो नदियों के माध्यम से समुद्रों में आ जाते हैं। इस प्रकार समुद्र का तल भी ऊंचा नीचा होता रहता है। जलवायु परिवर्तन द्वारा भी आश्चर्यजनक परिवर्तन जगह जगह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार भूगर्भिक हलचलों के कारण जो इंटरनल फोर्स है, आंतरिक शक्ति है, उसके कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है, जिससे धरातल पर बहुत सारे नए लैंडफॉर्म्स, धरातल स्वरूप बन जाते हैं। विश्व के कई भागों में जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं पर जीव जंतु की संख्या में कमी आती है। जीवों की प्रजातियां कहीं विलुप्त भी हो रही हैं। इस प्रकार के विकास और क्रियाशीलता के पीछे कुछ शक्तियां कार्य करती हैं। इन शक्तियों का निम्नलिखित शीर्षक से अध्ययन कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी की विवर्तनिक शक्ति, टेक्टोनिक फोर्स। विवर्तनिक शक्ति दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। विवर्तनिक शक्ति के द्वारा जो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, पहले वे जो बहुत धीमी गति से होते हैं, उसका प्रभाव हजारों साल बाद में दिखाई देता है, जैसे पर्वतों का निर्माण है, महाद्वीपों का निर्माण है, किसी भू आकार को ऊपर उठना या नीचे धंसना है। दूसरे परिवर्तन अचानक होते हैं, क्षणिक, जैसे अचानक कोई भूकंप आया या ज्वालामुखी आ गई, घटनाएं हुई।
बाह्य शक्ति का कार्य हमेशा धरातल के ऊंचे भागों को अपरदित नीचे करना होता है। निक्षेप को गड्ढों में भरना, समतल भूमि में परिवर्तन करना, इन शक्तियों का संबंध वायुमंडल और जलवायु से भी है। दूसरा है सूर्य ताप आइसोलेशन। सूर्य सभी शक्तियों का स्रोत है। पृथ्वी पर होने वाली क्रियाशीलता की शक्ति सूर्य ताप द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य ताप की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। वायुमंडल के ताप में भी भिन्नता आती है, जिससे वायुमंडल की विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। वायुदाब इससे परिवर्तित होगा और हवाओं का संचालन होगा और इसके परिणाम स्वरूप आर्द्रता, ओले, पाला, हिमवृष्टि, चक्रवात, बड़े बड़े वायुमंडल, तूफान आदि आते हैं। वर्षा की अधिकता से एक और नदी घाटियों में जड़ की बाढ़ आ जाती है तो दूसरी ओर सूखा भी पड़ जाता है। कहीं कहीं रेगिस्तान भी होता है। सूर्य ताप के द्वारा जड़ पदार्थ अभी तो चेतन प्रभावित पदार्थ भी चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं और सूर्य ताप के प्रभाव से ही जीव धारण करते हैं और ये विकास की प्रक्रिया, क्रियाशीलता चलती है। पृथ्वी के घरीय संबंध। हमारी जो पृथ्वी है वो वायुमंडल का या ब्रह्मांड का एक ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। उसमें दिन और रात होती है। पृथ्वी पर दोपहर, शाम, रात्रि की घटनाएं होती हैं। ये सारे के सारे उसके चक्कर लगाने के कारण होता है। दूसरी ओर वार्षिक गति परिभ्रमण होता है। इनसे ऋतुएं की घटनाएं घटती हैं। पृथ्वी पर ताप पेटियां पाई जाती हैं। अलग अलग जगह पर ग्लोब पर ताप पेटियां अलग अलग पाई जाती हैं। पवन पेटियां पाई जाती हैं, जिससे जिससे ऋतु परिवर्तन होता रहता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी फोर्स, इस शक्ति का कार्य पृथ्वी पर संतुलन, स्थिरता और नियंत्रण लाना है। इस शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न भागों भार के प्रदेशों में संतुलन स्थापित होता है, जिससे विभिन्न घनत्व की चट्टानों में समस्थिति, स्थिरता उत्पन्न होती है, मतलब बैलेंस बना रहता है। इस शक्ति के कारण प्रत्येक जड़ व चेतन पदार्थों को पृथ्वी अपनी ओर खींचकर उसे वर्षा का रूप प्रदान करती है। ऊंचाई पर उड़ने वाली मिट्टी को नीचे गर्त में जमा करती है। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण नदी का जल घाटी में नीचे की ओर प्रभावित होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर विभिन्न दाब और घनत्व के पदार्थों के बीच संतुलन उत्पन्न करती है और सभी जगह स्थिरता और संतुलन बनाए रखती है। पांचवा है जैविक शक्ति, बायोटिक फोर्स। इस शक्ति के अंतर्गत वनस्पति और जीव जंतुओं की क्रियाएं आती हैं। जैव मंडल में पेड़ पौधे द्वारा चट्टानों का क्षय होता है। जीव जंतुओं के द्वारा भी मिट्टी का क्षय होता है। मिट्टी वनस्पति की जड़ें मुलायम चट्टान को तोड़कर दरारें पैदा कर देती हैं। कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी मिट्टी को खोखला कर देते हैं और पशु चारण से भी धरातल का विखंडन होता है, ऊपरी आवरण का विखंडन होता है। जीव जंतुओं की क्रियाओं के कारण भौतिक और रासायनिक विखंडन होता है। और मानव शक्ति, ह्यूमन फोर्स, मनुष्य भी परिवर्तन करता है। अपने निवास मार्ग के लिए चट्टान तोड़कर पत्थर प्राप्त करता है, वनों को काट कर खेत बना लेता है, नई नई नहर बनाता है, बांध सुरंग बना देता है, रोड बनाता है, रेल लाइन बिछाता है, समुद्र से मछली पकड़कर उसकी संख्या में कमी करता है। सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत खेत खलियान बनते हैं। औद्योगिक संस्थान के बड़े बड़े अट्टालिकाएं, मकान बन जाते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बस अड्डे बन जाते हैं। लंबी चौड़ी पुलिया, बांध आदि मानव शक्ति के गुणगान करने के लिए पर्याप्त उदाहरण है। उपयुक्त सभी शक्तियों के द्वारा जो परिवर्तन पृथ्वी तल पर दिखाई देता है, उसमें बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के क्रम के अनुसार विकास होता है और अंत में वो सब नष्ट हो जाती हैं। पृथ्वी तल पर केवल भूमि की बनावट में ही परिवर्तन होते तो ऐसा नहीं है, वरना जलवायु में भी समय समय पर परिवर्तन आता है। प्लायसीन युग में मध्य एशिया की जलवायु आर्द्र थी उस समय, परंतु आज शुष्क है। यूरोप, अमेरिका की भूमि पर हिमयुग में भी बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। वर्तमान में जो मरुस्थल है वहाँ पर पहले हरी भरी
वनस्पति थी, इसीलिए आज वहाँ पर पेट्रोल, डीजल, तेल ये सब निकलता है। धरातल पर विकास और विनाश की क्रियाएं निरंतर होती रहती है। मानव जीवन की जमी बातें कभी स्थिर नहीं रहती। क्रियाशील प्राणी है, प्राकृतिक शक्तियों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करके नित्य प्रति परिवर्तित बस करता रहता है। दूसरी ओर पृथ्वी भी स्वयं भी स्थिर न होकर गतिशील है। अतः पृथ्वी पर परिवर्तन आता रहता है, परिवर्तनशील होती रहती हैं सभी चीज़ें। प्रकृति, परिस्थितियाँ, मानव के पारिस्थितिक संबंधों में भी निरंतर परिवर्तन आती रहती है, जो एक